अब आ जाइए, वी हैव लेफ्ट ऑफ। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई अगर आपको नजर आ रहा है कि एक स्पेस शटल है, ये स्पेस शटल है और इसके अंदर साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉट्स है वो बैठे होते हैं, और इसको जब भेजा जाता है स्पेस के अंदर तो उसको बहुत ज़्यादा पुश चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पुश चाहिए होता है ताकि वो ज़मीन की ग्रेविटी से निकल जाए। अब चूंकि इस स्पेस शटल के अंदर इतना फ्यूल आ नहीं सकता, इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं आ सकता, और ना इसके अंदर इतना फ्यूल जलाया जा सकता है और ना खुद ही पिघल जाएगा। तो उसके लिए उसके साथ रॉकेट्स जो है इन्हें उसके साथ लगाए होते हैं, ये रॉकेट्स उसके साथ फिक्स किए होते हैं। अब क्या होता है कि इन रॉकेट्स के अंदर फ्यूल भर दी जाती है, और वो फ्यूल जब जल जाती है तो बहुत प्रेशर से, आपको नज़र आ रहा है पीछे गैसेस निकलती है पीछे की तरफ रिवर्स में, और रिएक्शन की तौर पर आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ ये पुश हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे होते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ये इन रॉकेट्स के अंदर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उसका सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि वो आगे जाके इस शटल में से अलग हो जाते हैं। तो उसके साथ 2, 3, 4 डिपेंड कर लेता है कि वो कितना हैवी शटल है, कितना दूर उसको लेके जाना है। उसी हिसाब से उसके साथ रॉकेट्स जो है वो बांध दिए जाते हैं, उसके साथ फिक्स किए जाते हैं। और फिर ये जो रॉकेट के अंदर, अब रॉकेट ने खुद स्पेस में नहीं जाना होता, रॉकेट का सिर्फ मकसद ये है कि वो एक पुश प्रोवाइड करें स्पेस शटल को, और वो उसको ग्रेविटी से निकाल दे, उसको स्पीड दिला दे। तो अब देखिए ना कि ये रॉकेट्स के अंदर फ्यूल जल रहा है, वो फ्यूल पीछे की तरफ निकल रहा होता है, और उसके ऊपर उसने स्पेस शटल को फिक्स किया हुआ है। स्पेस शटल के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स है वो बैठे होते हैं, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा होता है। तो उसका मेन मकसद ये होता है, अच्छा ठीक है, उसमें ये होता है कि आगे जाके फिर ये जो शटल्स जो रॉकेट्स होते हैं, फ्यूल जैसे ख़त्म हो जाते हैं तो ये अलग हो जाते हैं, वापस ज़मीन की तरफ आते हैं, और ये स्पेस शटल आगे जाके चला जाता है। ठीक है, जो जिस ऑर्बिट्स में उसको पहुंचाना होता है उस ऑर्बिट में चले जाते हैं। यहाँ जो चीज़ें अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपके पास फोर्सेस बैलेंस नहीं है, ठीक है, उस सूरत में मोशन प्रोड्यूस होती है, और वो मोशन इसलिए प्रोड्यूस होती है कि अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब ये है कि उसका रिजल्टेंट फोर्स कुछ न्यू वैल्यू आती है। सपोज करें हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स इधर से लग रही है जो कि 500 न्यूटन है, सपोज करें। एक फोर्स कुछ यू लग रही है जो कि 200 न्यूटन है, सपोज करें 200 न्यूटन है। ठीक है, तो अब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं है, और बैलेंस जब नहीं है तो अब ये जो बॉडी है ये नेट 300 न्यूटन फोर्स से किस तरफ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, नहीं, ये 500 न्यूटन किस तरफ लग रही है, राइट साइड की तरफ जा रही है ना, राइट 500 न्यूटन, तो ये जाएगी टुवर्ड, ये 300 न्यूटन से ये आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि इस 500 से 200 न्यूटन जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट है माइनस हो जाएगी, तो ये बॉडी 300 न्यूटन से। तो जब भी अच्छा, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल आमने सामने हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक बॉल है, कोई बॉडी है, कोई भी चीज़ है, एक फोर्स इधर से लग रही है, सपोज करें एक फोर्स इधर से लग रही है, ये कुछ सपोज करें कि 200 न्यूटन है, एक फोर्स इधर से यू लग रही है जो कि वो 300 न्यूटन है, सपोज करें। ठीक है, एक और फोर्स लग रही है, वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है जो कि वो आप कह सकते हैं कि लेट्स से सपोज करें 100 न्यूटन है, इस तरह की 100 न्यूटन आपके पास से फोर्स आ रही है। ठीक है, तो उस सूरत में रिजल्ट ये फोर्सेस बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस नहीं है तो इनका नेट फोर्स कुछ रिजल्ट आ जाएगा। वो जब आप ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल की मदद से आप ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ सकता है। और वो आंसर किस तरीके से क्या है कि आप हेड टू टेल रूल अगर आप करते हैं तो ये आपने 300 न्यूटन फोर्स लगा दी, आप इसके साथ ये वाली फोर्स लगा दी तो 200 न्यूटन फोर्स आपने इधर यू लगा दी, सपोज करें यू लगा दी, 200 न्यूटन लगा दी, और ये बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपके पास ये 100 न्यूटन आपने कुछ इस तरीके से लगा दी। तो नेट आपके पास अगर रिजल्टेंट फोर्स आप लेते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स इधर से ये वाली जो है रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ जाएगी। सपोज कर मैं इसको रेड पेन से शो करूं तो ये इनिशियल पॉइंट तो ये इस डायरेक्शन में
ये फोर्स जाएगी। तो ये जाहिर है वो तो अलग चीज़ है, बाद में हम करेंगे कि हम उसको स्केलर एंड वेक्टर्स के अंदर कि हम फोर्सेस को, डिफरेंट फोर्सेस को हम ऐड कैसे करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये अनबैलेंस फोर्स है। और फाइनली क्या होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास एक नेट फोर्स आएगी, और जिस डायरेक्शन में वो फोर्स आएगी उस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही होती है। अब जब बॉडी मूव करेगी तो उसके साथ एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि आगे जाके हम उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हमने जो पढ़ा हुआ है कि फोर्सेस होती हैं, अनबैलेंस फोर्सेस है, अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से नेट मोशन होती है। रिजल्टेंट फोर्स जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आती है, रिजल्टेंट फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उस डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस होती है। फोर्स के लिए जो न्यूटन इस्तेमाल होता है वो, सॉरी, जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो न्यूटन है, यहाँ पे मेंशन किया। और अगर आप इसको फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन आप पढ़ेंगे तो वो न्यूटन को आप डिफाइन कर सकते हैं, और वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आगे जाके हम पढ़ेंगे। कि मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ, F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ मोशन है। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या हो जाएगी, अगर आपके पास 1 kg मास है और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो हम कहते हैं कि 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन इन 1 किलोग्राम बॉडी। दिस इज सिंपल द डेफिनेशन ऑफ द 1 न्यूटन। ठीक है, कि 1 न्यूटन वो फोर्स है, ये F इज इक्वल टू m, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या आप आगे जाके पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी इन रेस्ट विल कीप इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इन अ बॉडी इन मोशन विल कीप इट्स स्टेट ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है कि जब कोई फोर्स लग रही होती है तो वो उस फोर्स के डायरेक्शन में उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो फिर उसने ये लॉ बताया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा उसने थर्ड लॉ है, कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज़ें आगे आने वाली हैं, तो अभी फिलहाल तो आप यहाँ तक थोड़ा सा जितना इस के अंदर दिया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाके बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ रफ चीज़ें दी हुई है, एग्जैक्टली ये सही भी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं कि अगर आपने एक एप्पल को उठाना है, एक एप्पल को लिफ्ट करने के लिए आपको 1 न्यूटन फोर्स चाहिए होती है। तो ये एस्टिमेटेड इसलिए कि एप्पल जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो लेकिन एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, 1 न्यूटन है। वो कहते हैं कि अगर आप जंप लगाते हैं ज़मीन को, ज़ाहिर है अपनी टांगों की मदद से, यानी मसल्स, जो टांगों के अंदर आपके जो मसल्स हैं, काल्प मसल्स वगैरह, उसके ज़रिए जब आप ज़मीन को नीचे की तरफ दबाते हैं जंप के लिए, तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ती है, तकरीबन 1000 न्यूटन फोर्स लगानी होती है, तब जाके आप एक जंप लगा सकते हैं। यानी अगर आप कभी वैसे जंप मारना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ज़मीन को दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उसके नतीजे में आप ऊपर उछलते हैं। तो आपको कितनी फोर्स, नॉर्मली एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी, 1000 न्यूटन है। दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट आंसर। उसकी वजह यह है कि एक बच्चा कम फोर्स लगा रहा था क्योंकि हल्का होता है, एक बड़ा आदमी जिसका वज़न ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन ये एक जनरल वैल्यू है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, जब वो नॉर्मल हो, ज़्यादा मतलब फैटी भी ना हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो, तो वो तकरीबन 1000 न्यूटन फोर्स लगा लेता है। यू रीच द मोटर वे, ये भी दिया हुआ है कि अगर आप अगर मोटर वे के ऊपर आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आप पैडल को अपने पाँव के ज़रिए 5000 न्यूटन फोर्स से आप लगा रहे होते हैं, और आपकी जो इंजन है फुल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये भी एक चीज़ दिया हुआ है। अब कहते हैं कि अगर आप अटलांटिक ओशन को बोइंग 747 के जंबो के ज़रिए अगर आप अटलांटिक ओशन को आप क्रॉस कर रहे होते हैं, तो कहते हैं उसके अंदर बोइंग 747 जो जंबो है उसके अंदर 4 इंजन लगे होते हैं, और वो चारों के 4 इंजन उस अटलांटिक ओशंस को क्रॉस करने के लिए उस वक्त जो फोर्स लगा रही होती है वो 500,000 न्यूटन है। ठीक है, चारों के चारों। तो ये एक रफ आइडिया है। ठीक है, एक इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यूज़ कहते हैं इसको। ये एग्जैक्ट नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, एक नॉर्मल एप्पल के लिए उसने बोला हुआ है। इंसान जो है जो फोर्स लगाता है ज़मीन के ऊपर, छोटा बच्चा मोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बच्चा भी मोटा पतला हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जो है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की बात हम करेंगे, वो इतने फोर्स लगाती है। सारी चीज़ें एक एस्टिमेटेड वैल्यूज है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। लेकिन इस तरफ एक रफ आइडिया आपको बताया कि जो न्यूटन फोर्स, हम न्यूटन कितना होता है,
आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 न्यूटन कितना हो सकता है, कि अगर आप एक एप्पल उठाते हैं तो आप कितनी फोर्स लगाते हैं, वो 1 न्यूटन है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूटन, ये ना हो कि आप न्यूटन के बारे में बहुत बड़ा सोच ले कि यार न्यूटन तो कोई जहाज़ को उड़ा रहा होगा 1 न्यूटन, या 1 न्यूटन तो भाई कोई क्रैंक होगा जो कि कोई किसी किसी गाड़ी को हैवी की वेट को उठा रहा होगा। तो एक रफ आइडिया आपको बताते हैं कि भाई न्यूटन, ताकि आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि 1 न्यूटन कितना फोर्स कितनी हो सकती है। ये उसने इसलिए आपको ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ बताई है, ठीक है।